हमको मैंने फंक्शनल मॉडलिंग पे कई ट्रेनिंग्स करवाई है। और फंक्शनल मॉडलिंग में बाकी दूसरी चीज़ों की तरह भी मैं कुछ चेंजेस भी करता रहता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ चेंजेस करी हैं। तो ये एक 6 आवर्स का प्रोग्राम बनता है। वैसे तो फंक्शनल मॉडलिंग में 12 to 16 आवर्स में कवर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल मॉडलिंग हम 6 आवर्स में कंप्लीट करने का मतलब ये कि हम सिर्फ उसके बजटिंग एंड फोरकास्टिंग पोर्शन को करेंगे, जिसमें हम कुछ assumptions को लेते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। वरना जाहिर है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग को जब हम डिटेल में करते हैं तो वहाँ तो हम DCF टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के एक्सेल के फीचर्स को सॉल्व कर रहे, और मुख्तलिफ सिनारियों को हम असेस कर रहे होते हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होगी हमारी, ये एक हाँ, सबसे पहले तो इंडस्ट्री मैंने एक गारमेंट इंडस्ट्री दी है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी कॉमन होगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी होगा, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उस तरह से हम काम करेंगे। तो ये एक बेसिक शीट है। इससे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंट्रोल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी उस एंटिटी का नाम दे दिया हमने, इनकम टैक्स दे दिया हमने, ये ईयर यहाँ पे दे दिया। ये हम खुद, यानी कि हमारा यूजर यहाँ पे जो भी ईयर डालेगा उसके लिहाज से ये कैलकुलेट कर लेगा कि भाई वो कौन सा मंथ उसका, जुलाई कौन सा, जुलाई कौन से फाइनेंशियल ईयर से उसको शुरू करना है, इस तरह से शुरू करना है। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स भी लिए हुए हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट्स मुख्तलिफ सालों में। तो जाहिर है इसका मतलब है कि कंट्रोल शीट में आके हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है 5 साल में हो सकता है हम बीच में कोई चेंज करना चाहें कि नहीं। एक्सचेंज रेट थ्रू आउट द ईयर एवरेज ये रहेगा, जाहिर है हम एवरेज बेस पर ही बात करेंगे। इन्फ्लेशन भी हम देख रहे होंगे, ठीक है ना, इन्फ्लेशन भी मैंने मुख्तलिफ रखे हैं। एक्सपोर्ट पे कितना, इम्पोर्ट पे कितना, वगैरह वगैरह, ये मैंने यहाँ पे रखा है। फिर हम कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी डोमेस्टिक सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक जीरो बेस्ड बजट बनाया है। इसका मतलब है कि हम एक न्यू सेटअप की जो है वो बजटिंग कर रहे हैं, जो कि अभी शुरू होना है, एक न्यू सेटअप है। अच्छा जी, उसके बाद ये कि उसकी जो उनकी 4 प्रोडक्ट्स में ये डील करेंगे। जाहिर है इसमें डिटेल जो है वो स्किप कर दी जाती है जब हम बजटिंग वगैरह करते हैं। तो जाहिर है वरना टी शर्ट में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह, वो तो जाहिर है थ्रू आउट द ईयर चलते ही रहते होंगे, हर जगह ही चलते होंगे, जाहिर है चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एक समराइज वे में जाहिर है बजटिंग करनी है कि हम क्या समझते हैं कि थ्रू आउट द ईयर एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस या डोमेस्टिक प्राइस क्या होगी। अच्छा जी, ब्लॉकिंग का एक कॉन्सेप्ट रखा है मैंने, ब्लॉकिंग कह लें या जो भी हम कह लें, हम यूनिट कह लें। इसका मतलब है कि मैंने ये एज्यूम किया है कि हम एक सर्टेन नंबर ऑफ मशीनरी एंड नंबर ऑफ लेबर से एक एक पर्टिकुलर, यानी कि जैसे हम यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम मंथ में इतनी प्रोडक्शन करेंगे कि ये डेली डजन है, ये डेली फुल पीसीज हैं, और ये मंथली फुल पीसीज हैं। तो इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, इस पूरे को हम 1 यूनिट कह रहे हैं। जाहिर है जब हम एक न्यू बिजनेस कर रहे होंगे तो हम पहले ईयर में हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हम पहले उसको चला के देखेंगे कि एक ब्लॉक हमारा किस तरह चल रहा है। फिर अगर हमारा वो ब्लॉक इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता है, तो फिर हम दूसरे ब्लॉक को वहाँ पे, एक और ब्लॉक वहाँ पे बनाएंगे, जिसमें यही सारी चीज़ें आ रही होंगी, और इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। और फिर चौथे साल और 5वें साल जो है हम ब्लॉक 3 में भी आ जाएंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन यहाँ पे थी वो तकरीबन ट्रिपल हो जाएगी। और एक मंथली ग्रोथ भी मैंने रखी है, ठीक है ना, क्योंकि मंथली ग्रोथ से ज़्यादा हम यहाँ पे बल्कि ये समझे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो हम एफिशिएंसी रेट समझ लें कि हमारी एक एफिशिएंसी रेट है एक लर्निंग कर्व के लिहाज से। पहले मंथ में प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, एक दूसरे को समझना शुरू होते हैं, और किस तरह फ्लो चल रहा है प्रोडक्शन का। तो पहले 3 महीनों तक 0.75, चौथे महीने से
ये 100% पर आ जाती है, फिर 100% से अबव जा रही है, इसका मतलब है कि ओवर टाइम भी लगना शुरू हो गया, और मुख्तलिफ लेबर के साथ मुख्तलिफ लोग भी एसोसिएट हो गए जो कि पीस रेट पर काम कर रहे हैं। तो हम इस तरह की जम्पशंस पे हम काम करेंगे, किस किस तरह की मशीनरी हमें कितनी कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितने कितने मशीनरी चाहिए होगी, और पर ये मशीनरी क्या कॉस्ट आ रही होगी, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से लेबर भी, और रॉ मटेरियल, ठीक है ना, हम जो जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हमें कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ टी शर्ट के लिए ये वाला रॉ मटेरियल लगेगा, शर्ट्स के लिए, ट्राउजर शॉर्ट्स, और ये वाला ज़ाहिर थ्रेड तो हर एक में ही लगेगा, इसी तरह लेबल टैग सब में लगेगा। तो ये मुख्तलिफ एजम्पशंस हैं। और ठीक है, और ये भी कि हमारी ज़ाहिर एक सर्टेन ओवरहेड्स भी आ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। उसके बाद और हेड ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं। और यहाँ पे काफ़ी डिटेल से हमने एक केस, पहले तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसके बाद जो हमने एक केस बनाया हुआ है, ठीक है ना, उस केस को हम लेके चलेंगे। तो इसका मतलब है कि एक इस तरह का भी एक केस स्टडी का भी जो लोगों को जो एक वो दिया जा रहा होगा, कि जो केस स्टडी के साथ हमने ये सारी वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे ब्लॉक वन जब तक था तो इनके एक्सपेंडिचर काफ़ी कम थे, क्योंकि ज़ाहिर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे थे। और जैसे ही ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक टू या ब्लॉक थ्री आएगा, तो फिर एडिशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ के खर्चे होंगे। इसी तरह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एवरेज एक दिन का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है, वर्क इन प्रोसेस 2 दिन का, फिनिश गुड्स 3 दिन का पड़ा हुआ होता है। ये सारे ज़ाहिर एस्टिमेट्स हैं जो कोई भी यहाँ पे चेंज करना चाहे तो कर सकता है, उसका इम्पेक्ट उसको आगे नजर आता रहेगा। ठीक है, फिर ये कैश फ्लो के लिहाज से कि हमारे कलेक्शन टर्म्स आमतौर पे क्या है, हमारी पेमेंट टर्म्स आमतौर पे क्या है, और हम डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। और अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हम खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज़ाहिर है कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 20/80 रखा है। 20 हम अपनी इक्विटी लगाएंगे, और 80 जो हम लोन एक्वायर करेंगे, उस लोन पे हम एक ज़ाहिर मखसूस रेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। और उसके लिहाज से ये पूरा रिपेमेंट शेड्यूल भी हमने तैयार किया हुआ है। और इसी तरह से जब हम प्रॉफिट लॉस में आते हैं, तो बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं किस किस की बात करूं, तो इन फंक्शंस में यानी कि अगर आप सिर्फ इसको ही देख लें तो ये देखेंगे लब 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 लब, पता नहीं क्या क्या है, VLOOKUP ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हम कई तरह के फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, और बहुत सारी टेक्निक्स यूज हो रही होंगी। और यहाँ पे हेल्पिंग शेड्यूल्स भी बन रहे होंगे हमारे। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी का शेड्यूल बन रहा है, जो कि एक एडिशनल शेड्यूल है, एक सपोर्टिंग शेड्यूल है। इसी तरह से मटेरियल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, और फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, और उस कॉस्ट पे इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन में भी फिर क्योंकि हमने ज़ाहिर एक एवरेज इन्फ्लेशन रखा है कि थ्रू आउट द 5 ईयर एक इन्फ्लेशन रेट होगा। तो ज़ाहिर है आमतौर पे लेकिन बजटिंग के लिए हमने इसको सिंपल रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 6% या 10% या जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट जो है कुमुलेटिव करने के लिए हमने यहाँ पे ये खैर फार्मूले से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब है कि हम इम्पैक्ट को कुमुलेटिव भी कर रहे होंगे। लेट सपोज अगर फाइनेंशियल ईयर थर्ड फाइनेंशियल ईयर आता है, तो हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर में 2 पावर लगा के, ठीक है ना, इन्फ्लेशन पे 2 की पावर लगा के फिर हम रेट को देख रहे होंगे। ज़ाहिर है हर चीज़ के रेट बेस से शुरू होके आगे तक जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमारा काफ़ी डिटेल में होगा, और काफ़ी टाइम तो हमें इस पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और ये हमें नज़र आ रहा है पूरे का पूरा। उसके बाद कैश फ्लो है। कैश फ्लो में भी नीचे कुछ सपोर्टिंग शेड्यूल्स हैं, बाकी मेन जो हमारा फेस है वो यहाँ पर है। और कैश फ्लो मैंने इनडायरेक्ट भी बनाया हुआ है, डायरेक्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है ना, दोनों तरीकों से देख लेना चाहिए। हो सकता है जो टाइम कंस्ट्रेंट हम एक पर ही फोकस करें, तो ये हो सकता है फिक्स एसेट, ठीक है ना, हम फिक्स एसेट्स हमारा जो एक
ये assumptions हैं कि हम कितना कितना एक्वायर करेंगे या कितना कितना डिस्पोज करेंगे दरमियान में, और उसके लिहाज से हमारे जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं उनके लिहाज से हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन क्या बनेगा, और उन तमाम का इम्पैक्ट जब बैलेंस शीट पे फाइनल आएगा, ठीक है ना, कितने रिसीवेबल खड़े होंगे, कितना कैश, बैंक इन्वेंट्री, और लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह, कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह वगैरह, और यकीनन बैलेंस शीट बराबर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम ये सब करेंगे, तो बेसिकली तो हमारा 6 आवर्स मेरे ख्याल से यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ा तफसील है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वो है। तो उसके बाद मैंने फिर भी ईयरली भी बना दिए हैं, क्योंकि शायद हम यहाँ पे तो हमने मंथली बनाया ज़ाहिर है, क्योंकि डिटेल से हमने बनाए हुए हैं तो हर मंथ के लिहाज से बनाया हुआ है, लेकिन उसको मैंने फिर ईयरली भी कर दिया है कि हम एक जगह समराइज कर लें कि भाई हमारे ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बन रहे हैं, हमारे जितने भी 5 साल का जो एस्टिमेट्स है वो कितना हो रहा है। रेशियो एनालिसिस शायद इस पे भी ज़्यादा टाइम ना मिल सके, और वैसे भी आमतौर पर ये एक सर्टेन प्री डिफाइंड फार्मूले पर ही होता है, तो ये उस पर ही हो जाएगा। तो जाहिर है इसमें मेरे ख्याल से वैसे भी हमें इतना वक्त चाहिए भी नहीं होगा, इसमें बस हम जो काम कर रहे होंगे वो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ से हमें अंदाजा होगा। नेमिंग, ठीक है ना, सेल्स के हम नेम रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम चीज़ है। हमारा जो हमारा काम है वो डॉक्यूमेंटेड हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, फ्लेक्सिबल हो, इंटीग्रेटेड हो, इन तमाम का यहाँ पे वो रखा गया है। और फिर ये एक पावर क्वेरी एडिटर भी ज़ाहिर है इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारे जो डेटा था, जो हमने प्रॉफिट लॉस पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, प्रॉफिट लॉस हमारा जो वो हॉरिजॉन्टल काफ़ी आगे चला गया था, और हम इसको वर्टिकल फॉर्म में चाहते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, वैसे तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली काफ़ी लंबा चला गया, लेकिन पाइवट टेबल के लिहाज से असल में बात की जा रही है कि हमारा बाय कॉलम डेटा होना चाहिए, तो हर कॉलम एक फील्ड को बता रहा है। उसके बाद उसका एनालिसिस है, इसमें भी शायद हमें टाइम ना मिल सके या कम मिले, और डैशबोर्ड के लिए तो मेरा ख्याल से हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा, और इसके लिए तो हमने एक अलग प्रोग्राम करना होगा अगर ये सीखना होगा। तो लेकिन बहरहाल मैंने डिलीवरी बिल में इसको भी रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत टाइम तो इस पर भी बात की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से 6 आवर्स के लिहाज से काफ़ी कम्प्रहेंसिव एक प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, और एग्जाम्पल भी मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की रखी है, और इन्फ्लेशन भी रखा है, और एक्सचेंज रेट भी रखा है, और मंथली ग्रोथ कह लें, या हम कह लें कि एफिशिएंसी रेशियो वगैरह भी रखा है। इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और जो कि मेरे ख्याल से आमतौर पे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, एक अफेक्टिव वे में, ठीक है ना। एक तो बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कैसे इसको अफेक्टिव वे में हम लेके चलें कि जो कि प्रोफेशनल कहीं भी प्रेजेंट किया जा सके, और अगर किसी दूसरे के पास वो काम आए तो उसको आगे संभाल सके। तो इस लिहाज से मैंने ये काम किया है। बाकी इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे, मतलब इससे भी आगे की डिटेल में जाएंगे जो कि ज़ाहिर 6 आवर्स में पूरी नहीं हो सकती है, तो उसमें तो हम ये भी एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमारे एक्चुअल एक्चुअल को किस तरह हम बाय मंथ जो हमारे एक्चुअल्स हो रहे हैं उनको किस तरह कंसोलिडेट किया जाए, और किस तरह एनालाइज किया जाए बजटेड के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर है अभी इस वक्त नहीं डिस्कस की जा रही, क्योंकि ये सिर्फ 6 आवर्स के लिए बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आएगा इंशाल्लाह।